हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तो हमने सेल के अंदर बात की थी एनएमसी। एनएमसी कहने का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ये तीनों कैसे पाए जाते हैं? तो ये तीनों पाए जाते हैं दोहरी झिल्ली युक्त। कैसे पाए जाते हैं? ये दोहरी झिल्ली युक्त यानी डबल मेम्ब्रेन वाली संरचनाएं पाई जाती हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना कैसा होगा भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा अपना? दोहरी झिल्ली युक्त। कैसा होगा? दोहरी झिल्ली युक्त। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया अपना दोहरी झिल्ली युक्त होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के बात करें हम घरेलू नाम की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के घरेलू नाम क्या क्या होंगे भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया के घरेलू नाम होंगे, इसको बोलेंगे हम पावरहाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का शक्तिगृह। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका का शक्तिगृह बोलेंगे। इसको कोशिका का शक्तिगृह बोलेंगे, पावरहाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। और इसको बोला जाता है कोशिका की भट्टी। क्या कहा जाता है भाई? कोशिका की भट्टी कहा जाता है। कोशिका की भट्टी कहते हैं इसको, कोशिका की भट्टी कहते हैं। और क्या कहेंगे इसको? कोशिका की बैटरी। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका की बैटरी कहते हैं। ये ऐसे इन सभी को ये नाम क्यों दिए हमने? पहली बात आती है, ये नाम क्यों दिए? ये नाम इसलिए दिए क्योंकि ये करता क्या है भाई? कोशिका के लिए ऊर्जा बनाने का काम करेगा, एटीपी बनाने का काम करेगा। तभी तो क्या बोलेंगे इसको? इतने सारे नाम देंगे। और तभी तो उसने क्या बोला था कि मुझे दोहरी झिल्ली वाला चाहिए, अगर ये काम करवाने हैं तो मुझे दोहरी झिल्ली दे दो। बात समझ में आ गई क्या? अब बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बड़ी प्यारी होती है। बाहर वाली जो झिल्ली कहलाती है दोहरी झिल्ली युक्त होगी, सीधी सी बात है। तो बाहर वाली झिल्ली कहलाएगी इसकी बाहरी झिल्ली। क्या कहलाएगी भाई? इसकी बाहरी झिल्ली कहलाएगी। और अंदर वाली झिल्ली क्या कहलाएगी भाई? इसकी आंतरिक झिल्ली कहलाएगी। बाहर वाली झिल्ली बाहरी झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली आंतरिक झिल्ली कहलाएगी। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? उसकी अंदर वाली झिल्ली के अंदर ऐसे फोल्ड पाए जाएंगे, इस टाइप से फोल्ड पाए जाएंगे। इस फोल्ड को क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टी। क्या कहेंगे इसको? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? यहाँ पर क्रिस्टी बोलेंगे। सभी बोलेंगे साथ साथ में कि बाहर वाली झिल्ली बाहरी झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली आंतरिक झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड पाए जाएंगे जिसको क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्रिस्टी कहेंगे। और इस क्रिस्टी के अंदर पाया जाएगा पानी। क्या पाया जाएगा भाई? यहाँ पर पानी पाया जाएगा, यानी गुलाबी रंग का पानी बनाता है ना, पानी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा इसके अंदर? पानी पाया जाएगा। और इस पानी को बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है इसको? मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स कहने का मतलब अधात्री। क्या बोलेंगे इसको भाई? अधात्री बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। अब बात को समझना कि इसके अंदर पाया जाता है छोटी छोटी संरचनाएं। छोटी छोटी संरचनाएं, ऐसी संरचनाएं देख के आपको याद आ रहा होगा, क्या होगा ये? राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम। राबुड़ा होगा, राबुड़ा। कितने रुपए वाला? 70 रुपए वाला। अरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पाया जाता है? हमेशा 70 रुपए वाले पाए जाएंगे। केंद्र के बाहर कौन सा? साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है 80S वाला। लेकिन इनके अंदर तो कौन सा पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर कौन सा पाया जाता है? अपना 70S वाला। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो सुन लो भाई, और उसके अंदर पाया जाता है छोटा छोटा ऐसा डीएनए। क्या पाया जाएगा? छोटा सर्कुलाकार डीएनए, यानी वर्ताकार डीएनए भी मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? वर्ताकार डीएनए मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाएगा? खुद का डीएनए पाया जाएगा। और खुद का क्या पाया जाएगा? यहाँ पर राइबोसोम मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसकी मैं अगर बात करूं, इसके कार्य की बात करूं, तो इसका कार्य क्या होगा? यानी अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो ये काम क्या हो गया इसका? कोशिका के लिए क्या बनाना? ऊर्जा बनाना। कोशिका के लिए क्या बनाता भाई? ये ऊर्जा बनाता है। क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। ऊर्जा किस फॉर्म में बनाता है? ये एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म बनाएगा? एटीपी में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? कोशिका के लिए ऊर्जा बनाएगा, एटीपी बनाता है। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन।
क्या नाम होगा इसका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम हो गया इसका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बोल दिया कि मैं तो बनाऊंगा सेल के लिए ऊर्जा बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं तो सेल के लिए ऊर्जा बनाऊंगा, एटीपी बनाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या दे दो? मुझे दोहरी झिल्ली दे दो, मुझे डबल मेम्ब्रेन दे दो, और क्या दे दो? मुझे डीएनए दे दो, और उसके अंदर क्या दे दो? उसके अंदर क्या दे दो? मुझे राइबोसोम दे दो। क्योंकि मैं एटीपी बनाता हूं तो मेरा सब खुद का अलग होना चाहिए, सब अलग होना चाहिए। मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हूं। तो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर खुद का पाया जाता है डीएनए, खुद का पाया जाता है यहां पर राइबोसोम? तो हरित लवक, और ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरित लवक और कौन सा हो गया अपना? माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अंदर पाया जाता है खुद का डीएनए। क्या पाया जाएगा भाई? खुद का डीएनए, और खुद का क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। ये दोनों आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर कहने का मतलब इसको किसी की भी जरूरत नहीं होती है। अब सुन लो, अब बात करेंगे, आगे चलते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में? प्लास्टिड के बारे में। किसके बारे में? प्लास्टिड। प्लास्टिड को देखते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड कहने का मतलब जिसको प्योर हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? लवक। क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पर लवक बोलेंगे। सीधी सीधी बात है सबसे पहले कि जो लवक होते हैं ना भाई, लवक, वो लवक पादप में होते हैं, केवल जंतुओं में कभी नहीं होते। अरे हमारे अंदर लवकों की कहाँ जरूरत पड़ेगी? लवक, हरित लवक वगैरह हमने देखा था जब पादप कोशिका और जंतु कोशिका को देखा था कि पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं लवक, हमारे अंदर लवक नहीं पाए जाते। अरे हमारे अंदर लवक को क्या करना? हम तो खाना अपना दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। और लवक किसमें पाया जाएगा? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया लवक के बारे में? सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? यानी यह लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे भाई? केवल पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, बात में आगे, क्या केवल पादपों में पाए जाएंगे? जंतुओं में क्या होंगे? ये अनुपस्थित होंगे। जंतुओं में अनुपस्थित होंगे। अनुपस्थित कहने का मतलब एब्सेंट होंगे। जंतुओं में ये होते ही नहीं है, अनुपस्थित होते हैं। बात में आगे, क्या किस में होंगे? केवल ये केवल प्लांट के अंदर होंगे। अब बात आती है कि ये कितने प्रकार के होंगे भाई? तो ये होते हैं 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है अपना क्रोमोप्लास्ट। कौन सा हो गया भाई? अपना क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और दूसरा हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट। बस चीजों को समझना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा वाला कौन सा हो गया भाई? अपना ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा होगा भाई? अपना ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होंगे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और कौन सा हो गया अपना? ल्यूकोप्लास्ट। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन कौन सा हो गया भाई? अपना क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और कौन सा हो गया? ल्यूकोप्लास्ट। इसका दूसरा नाम, इसका सर दूसरा नाम क्या है? तो जो अपना क्रोमोप्लास्ट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट, उसको बोलते हैं हम वर्णिलवक। क्या बोलेंगे इसको? वर्णिलवक बोलेंगे। वर्णिलवक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? वर्णिलवक। क्या कहेंगे इसको? वर्णिलवक कहेंगे। और क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलेंगे हम? हरित लवक। क्या कहा जाता है भाई इसको? हरित लवक कहा जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट कहने का मतलब क्या हो गया? अवर्णी लवक। क्या हो गया भाई? अवर्णी लवक। तो बता दो मुझे, लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? वर्णी लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। बात में आगे, क्या सर ये सारी चीजें ठीक है, इसके काम तो बताओ हमें कभी, इसके काम तो बताओ, करते क्या ये तीनों? प्लांट के अंदर पाए जाते तीनों के, सीधी सी बात है, काम अलग अलग होंगे। तो ये बताओ कि तीनों के काम क्या होंगे? तो इसका काम होगा, इसने बोल दिया कि मैं तो फलों को और फूलों को कलर देने का काम करूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं, आपने देखा होगा सुंदर सुंदर फूल पाए जाते हैं, है ना? फूल पाए जाते हैं, फिर उसको तोड़ के लेके आते हैं, फिर किसी न किसी को हम देते हैं फूल। तो वो फूल इतने कलर कलर के
जो कलर कलर के इसके कलर पाए जाते हैं, अलग अलग रंग के उसके अंदर कलर पाए जाते हैं, वो कलर किसने दिया इसको? तो कलर किसने दिया? क्रोमोप्लास्ट ने दिया। और आपने देखा होगा, फलों को देखा होगा आपने, कोई फल होंगे वो पीले रंग के होते हैं, जैसे कि अपना आम होगा वो पीले रंग का होगा, कोई लाल रंग का होगा, टमाटर अपना लाल रंग का होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? फलों तथा सब्जियों को और फूलों को क्या देना? कलर देना। क्या देना? कलर प्रदान करना, रंग देना। बात में आगे क्या? तो इसका काम क्या हो गया? रंग देना। किसको? फलों को, फलों की भीति को। फलों की भीति यानी क्या हो गया? अपना पेरिकार्प यानी फ्रूट की वॉल को, फलों की भीति, तथा किसको? फूलों को रंग प्रदान करना। क्या करना? रंग प्रदान करने में, रंग प्रदान करने में। बात में आगे क्या? रंग प्रदान करने में, कलर देने में हेल्प करेगा। और बात करूंगा मैं हरित लवक की। सर इसका कार्य क्या है? तो इसका भी काम बड़ा प्यारा होता है। काम इसका काम होता है, आपको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण करना। क्या करना भाई? प्रकाश संश्लेषण करना, यानी क्या करना? फोटोसिंथेसिस करना। अरे आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? ये क्लोरोप्लास्ट इसको कलर देने में हेल्प करेगा। सर ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, ये समझाओ। तो देखो क्या हो गया, प्लांट ने क्या बोल दिया कि मुझे थोड़ी बहुत खिला दो, गैस खिला दो। कौन सी वाली? CO2 गैस। और ऊपर से पिला दो थोड़ा बहुत पानी, यानी मुझे CO2 गैस खिला दो, पानी पिला दो, और मुझे क्या खिला दो? थोड़ी बहुत धूप खिला दो। क्या खिला दो? धूप खिला दो, प्रकाश, थोड़ा बहुत प्रकाश खिला दो। मैं क्या बना दूंगा? ग्लूकोज बना दूंगा। क्या बना दूंगा? ग्लूकोज बना दूंगा। यही ग्लूकोज क्या होगा? मेरा भोजन होगा। बात में आगे क्या? यानी CO2 और H2O पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है, भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई? यहां पर क्या बोला जाएगा? प्रकाश संश्लेषण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्रकाश संश्लेषण बोला जाएगा। बात में आगे क्या? अब बात करेंगे अवर्णीय लवक की काम, यानी इसका काम क्या हो गया? इसका भी काम क्या हो गया? भोजन को संग्रहण करना। इसका काम क्या हो गया? भोजन का संग्रहण करना। भोजन का संग्रहण करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भोजन का क्या करना? संग्रहण करना, यानी क्या करना? फूड स्टोरेज करना, फूड स्टोरेज करना। बात में आगे क्या? भोजन का संग्रहण करना। आपने देखा होगा, आलू को देखा होगा, तो आलू क्या? अपना आलू के अंदर जो स्टार्च का जो संग्रहण हुआ वो किसने क्या है? ल्यूकोप्लास्ट ने किया। किसने क्या? ल्यूकोप्लास्ट ने किया। तो बात में आगे कितने प्रकार के हो गए अपने? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? अपना क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या करेगा? फलों को वगैरह कलर देने का काम करेगा। इसका काम क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना। और इसका काम क्या हो गया भाई? भोजन का क्या करना? संग्रहण करना, फूड को स्टोरेज करना। इतनी बात समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं हरित लवक को, थोड़ा और खोल के देखते हैं। सर हरित लवक इतना महत्वपूर्ण है, भोजन बनाने का काम करता है? हाँ जी, भोजन बनाने का काम करेगा हरित लवक। तो इसको हम थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं भाई। क्यों नहीं खोल के देखते हैं? जरूर देखेंगे इसको, है ना। ये क्या हो गया? अपना हरित लवक। और आपको हरित लवक का नाम सुनते याद आ रहा होगा कि सर हरित लवक ने तो जिद की थी, माइटोकॉन्ड्रिया ने, हरित लवक ने, इन्होंने जिद की थी कि हमें अगर काम करवाना है आपसे तो हमें दोहरी झिल्ली देनी है। कैसी देनी है? दोहरी झिल्ली देनी है। तो इसकी जो बाहर वाली झिल्ली कहलाती है वो कहलाती है उसकी बाहरी झिल्ली। क्या कहलाएगी? सीधी सी बात है, बाहरी झिल्ली। और इसके अंदर वाली झिल्ली क्या कहलाएगी भाई? आंतरिक झिल्ली। क्या कहलाएगी? आंतरिक झिल्ली। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? बाहर वाली क्या कहलाएगी? बाहर वाली झिल्ली। अंदर वाली क्या कहलाएगी? आंतरिक झिल्ली। और इसके अंदर क्या होगा बाबू? सुनना, उसके अंदर जो अपने सिक्के होते हैं ना, सिक्के 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, उसके सिक्के बहुत सारे ऐसे सिक्कों का थोक पाया जाएगा, सिक्कों की ढेरी पाई जाएगी। इस सिक्कों की ढेरी को क्या बोलेंगे? ग्रेना। यानी सिक्कों की ढेरी की जैसी संरचनाएं पाई जाएगी। अरे कोई ऐसे नहीं मान लेना कि यहाँ पर सिक्के पाए जाएंगे, पेड़ को तोड़ के फोड़ के यहाँ से उसमें से सिक्के बाहर निकाल दिए, है ना, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर सिक्कों की ढेर के समान संरचनाएं पाई जाएगी, जिसको क्या बोला जाता है? ग्रेना। क्या बोला जाता है भाई? ग्रेना। क्या बोला जाता है? इसको ग्रेना बोला जाता है। बात समझ में आ गई क्या? और जो इसके अंदर बाकी वाला ये जो स्पेस है, बाकी वाले जो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। बात को समझो। इसकी बाहर वाली झिल्ली क्या कहलाएगी? बाहरी झिल्ली।
अंदर वाली झिल्ली क्या कहलाएगी, उसकी आंतरिक झिल्ली कहलाती है। और उसके अंदर ये जो सिक्कों के ढेर के समान जो संरचनाएं पाई जाएगी, जिसको क्या बोला जाता है, बहुत बढ़िया, ग्रेना बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ग्रेना बोला जाएगा। ये भी बड़ा खतरनाक होता है, ये भी आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आत्मनिर्भर बनना चाहेगा तो सीधी सी बात है, उसके पास में क्या होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, खुद का डीएनए होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों खुद का रखते हैं डीएनए, दोनों खुद का रखते हैं राइबोसोम, यानी ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। यानी इसके पास में पाया जाएगा राइबोसोम। क्या पाया जाएगा, इसके पास में राइबोसोम पाया जाएगा। और राइबोसोम कौन सा भाई, 70S। कौन सा वाला राइबोसोम होगा इसके पास में, 70S। और उसके पास में क्या होगा, वर्ताकार डीएनए। क्या होगा भाई यहाँ पर, वर्ताकार क्या होगा, इसके अंदर डीएनए होगा। सर्कुलाकार क्या होगा, डीएनए होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये क्या बनाएगा, खुद प्रोटीन बना देगा, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। ये बोलेगा उल्टा, अरे मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ, तुम मेरे लिए खाना वगैरह कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में खुद का क्या है, यहाँ पर डीएनए है, और खुद का क्या है, यहाँ पर राइबोसोम है। बात में आ गई क्या। अब बात करेंगे इसका कार्य क्या हो गया भाई, तो इसका कार्य क्या हो गया, हरित लवक का कार्य। हरित लवक का कार्य अभी देखा था हमने भाई यहाँ पर। तो हरित लवक का कार्य क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण करना। क्या काम करना, प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस करना। क्या करना, फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना। अब सर प्रकाश संश्लेषण करना ये होता क्या है, वापिस समझाओ हमें। तो भाई अभी हमने देखा था कि CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको गिलास भर के पानी पिला दो, थोड़ी बहुत धूप खिला दो, क्या करेगा, ये ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा। यानी ग्लूकोज क्या होगा, उसका भोजन होगा। क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, इसका भोजन होगा। ये भोजन आगे जाके टूट के क्या बनाएगी, ATP बनाएगी। क्या बनाएगी, ATP बनाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, ये ग्लूकोज बनाएगा। यानी ग्लूकोज बनाएगा, क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, फोटोसिंथेसिस कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प कौन करेगा, अपना हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये होगी हमारी संरचनाएं खत्म हो गई। लेकिन एक बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं जो खुद का रखते हैं डीएनए, खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम, खुद का राइबोसोम। ऐसे कौन है भाई जो खुद का क्या रखेंगे, डीएनए, और खुद का क्या रखेंगे, राइबोसोम। तो वो कौन होते हैं, एक तो कौन सा होगा मेरा, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो क्या करेगा बाबू, यहाँ पर खुद के पास में देखो, उसकी खुद के पास में क्या था, डीएनए था, और खुद का ही क्या था वहाँ पर, राइबोसोम था। और कौन है ऐसा, तो और कौन हो गया, बहुत बढ़िया, हरित लवक। कौन होता है अपना, हरित लवक। ये दोनों क्या करेंगे, खुद का माइटोकॉन्ड्रिया और खुद का राइबोसोम रखने का काम करेंगे। अब आगे चलते हैं, एक बात करेंगे कोशिका विभाजन की। किसकी बात करेंगे, कोशिका विभाजन की। बड़े आराम से, प्यार मोहब्बत से समझना, कोशिका विभाजन क्या होता है। विभाजन नहीं, विभाजन, विभाजन बात करेंगे हम। कोशिका विभाजन की बात करेंगे, यानी सेल डिवीजन की बात करेंगे। बात को समझना, सेल डिवीजन कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो, आपने कभी विचार किया हो कि हमारी जो कोशिका है, एक कोशिका, अब ये एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका कैसे बनती होगी। हम जानते हैं कि हमारी देखो क्या हो गया, अगर कहीं चोट लगी तो कोशिकाएं वहाँ पर क्या होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं फट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पर दूसरी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये कोशिका कैसे बनती होगी, आपने कभी विचार किया होगा। तो ये कोशिकाएं कैसे बनती है, तो कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, एक प्रक्रिया चलती है, एक प्रोसेस चलता है, जिसको बोलेंगे हम कोशिका विभाजन। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन बोलेंगे। यानी एक कोशिका से नई कोशिका बनना, यानी पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनना क्या कहलाएगी भाई, कोशिका विभाजन कहलाती है। क्या कहलाती हैं, कोशिका विभाजन कहलाती हैं। जो पुरानी वाली जो कोशिका होगी, जो ओल्ड सेल होगी, जिसको बोला जाता है भाई यहाँ पर मातृ कोशिका। क्या बोला जाएगा इसको, मातृ कोशिका। और ये क्या बनी, अपनी न्यू सेल्स, नई कोशिका बनी। और नई कोशिका को बोला जाता है पुत्री कोशिका। क्या बोला जाता है, पुत्री कोशिका। अरे माता से क्या बनी, उसकी पुत्रियां बनी। यानी पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनना
क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन कहलाएगा। यानी क्या हो गया? पुरानी कोशिका से, लिखो, पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनना, नई कोशिका बनना, नई कोशिका बनना क्या कहलाएगा भाई? कोशिका विभाजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोशिका बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन। क्या कहलाएगा भाई? यहां पर कोशिका विभाजन कहलाएगा, सेल डिवीजन कहलाएगा। अब बात को समझना कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का होगा। तो भाई सेल डिवीजन होगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होता है भाई दो प्रकार का। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। एक तो होता है कौन सा? अपना समसूत्री, दूसरा होता है अर्धसूत्री। कौन कौन सा? एक होता है अपना समसूत्री और दूसरा होता है अपना कौन सा वाला? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार का। कौन कौन सा? समसूत्री, दूसरा कौन सा हो गया? अर्धसूत्री। यानी इसको क्या बोलेंगे हम? माइटोसिस। इंग्लिश वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे। माइटोसिस। और इसको क्या बोला जाता है? मियोसिस। क्या बोला जाएगा भाई? इसको मियोसिस बोला जाता है। अब सुनो कि क्या हुआ कि हमारे बात करेंगे हम, कोशिका की बात करेंगे। कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं भाई? गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। कोई बता पाएगा क्या हमारे अंदर गुणसूत्र कितने होंगे? हाँ यस, ट्राई करो, दिमाग की नसों पे जोर डालो। हाँ यस, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे अंदर? बहुत बढ़िया। कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र। कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र, यानी 46 गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं। अगर देखो क्या हुआ, जब कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, अब जो नई कोशिका बनी, बताओ उसको क्या बोलेंगे? पुत्री कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पुत्री कोशिका बोलेंगे। अगर पुत्री कोशिका के अंदर भी 46 गुणसूत्र मिल जाए, यानी विभाजन कौन सा हो गया? अपना समसूत्री। कौन सा हो गया? समसूत्री। यानी माता कोशिका, मातृ कोशिका तथा पुत्री कोशिका में, दोनों में अगर गुणसूत्र की संख्या समान, अरे देखो इसमें भी 46, इनमें भी क्या हो गया? 46। अगर गुणसूत्र समान हो जाए, या फिर अगर मुझे समान गुणसूत्र करना है, तो विभाजन करना पड़ेगा मुझे कौन सा वाला? समसूत्री। कौन सा करना पड़ेगा मुझे? समसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। अरे बात में आगे क्या? एक बार वापस समझो। अगर पुरानी वाली कोशिका है, उसके अंदर गुणसूत्र कितने? 46। कितने हैं? 46। और जो नई कोशिका बनी, अगर उसमें भी गुणसूत्र कितने हैं? 46। तो विभाजन कौन सा? बहुत बढ़िया, समसूत्री विभाजन। बात में आगे क्या? ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर, ऐसा विभाजन जिसमें, ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बताओ किसके समान होगी? बहुत बढ़िया, मातृ कोशिकाओं के समान होगी। रटने की देखो बिल्कुल जरूरत नहीं है। गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। मात्र कोशिकाओं के समान होती हैं, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये गुणसूत्र हो गया, ये कोई कोशिका होगी जिसके अंदर गुणसूत्र कितने हैं? 46। कितने होंगे? 46। जो नई कोशिका बनेगी उसके अंदर भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46। तो ऐसा विभाजन क्या कहलाएगा भाई बाबू? अब ऐसा विभाजन क्या कहलाएगा भाई? मेरा समसूत्री विभाजन। बताओ, अगर कोई कोशिका है जिनमें गुणसूत्र की संख्या है 60, कितनी है? 60। अब जो नई कोशिका बनी उसमें भी अगर 60 हैं, बताओ विभाजन कौन सा? समसूत्री के अर्धसूत्री? बहुत बढ़िया, कौन सा होगा भाई? अब समसूत्री विभाजन होगा। बात में आगे क्या? तो जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, ऐसा विभाजन क्या कहलाएगा? समसूत्री विभाजन कहलाएगा। बात में आगे क्या? अब अर्धसूत्र की बात करता हूं मैं। अर्धसूत्र यानी क्या हो गया? देखो सुनो, पहले तो एक कोई गुणसूत्र था जिसके अंदर गुणसूत्र कितने हैं? 46। कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? 46।
जो नई कोशिका बनी उसमें गुणसूत्र हो गए आधे आधे हो गए। कितने हो गए? आधे आधे हो गए, यानी हाफ हाफ हो गए, यानी 23 हो गए। अब बताओ ऐसा डिवीजन क्या कहलाएगा मेरा? बहुत बढ़िया, क्या कहलाएगा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहलाएगा भैया? अब वो अर्धसूत्री डिवीजन कहलाएगा। बात में आगे क्या? तो डिवीजन कितने टाइप के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? समसूत्री और कौन सा हो गया मेरा? अर्धसूत्री। अब देखो इसको लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे? ऐसा विभाजन, क्या लिखेंगे भाई? ऐसा विभाजन, ऐसा विभाजन। कैसा विभाजन? ऐसा विभाजन जिसमें 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 पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे भाई? अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसको? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब ध्यान देना, इससे जो सेल बनेगी, एक सेल से 4 सेल बनेगी, एन 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 एन, 4 कोशिकाएं बनेगी इनसे। बात में आ गई क्या? यानी विभाजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार का, समसूत्री, अर्धसूत्री। गुणसूत्र की संख्या समान, गुणसूत्र की संख्या आधी। बात में आ गई क्या आपको? ओके, कोशिका वाला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। आपको आशा करते हैं वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी की सारी बातें उसके अंदर, जो अपना नोट्स है उसके अंदर कवर है। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।